कहते हैं कुछ गलतियां इंसान की जिंदगी बर्बाद करती हैं और कुछ उसके बाद आने वाली पुश्तों की। हिमाचल के एक छोटे से गांव में एक परिवार भी सालों से एक ऐसे ही राज के साथ जी रहा था, जो वक्त के साथ धुंधला जरूर पड़ गया था, लेकिन कभी खत्म नहीं हुआ। वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सुन रहे हैं हॉन्टेड टेल्स और आज की कहानी शुरू होती है हिमाचल के एक छोटे से गांव सैंज से। दिसंबर का महीना था। पहाड़ों में सर्दी धीरे धीरे अपना पूरा जोर पकड़ रही थी। शाम ढलने लगी थी और पहाड़ों पर छाए काले घने बादल बता रहे थे कि रात तक मौसम और बिगड़ सकता है। ऐसे मौसम में गांव के ज़्यादातर लोग अपने घरों में लौट चुके थे, लेकिन गांव का एक पुराना घर ऐसा भी था जहां कांता अभी भी अपने पति की बाट देख रही थी। देवदत्त, जो सुबह करीब 5 बजे से काम के सिलसिले में गांव से निकला था, वो अब तक घर नहीं लौटा था। आमतौर पर वो अंधेरा होने से पहले ही घर पहुंच जाया करता था, लेकिन आज ना उसका कोई फोन आया था और ना ही कोई खबर। घर के अंदर भी माहौल कुछ ठीक नहीं था। 14 साल के अमन की तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब चल रही थी। उसका बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। कमरे के एक कोने में बिछे बिस्तर पर अमन कंबल ओढ़े लेटा हुआ था। उसके दादा श्यामलाल उसके पास ही बैठे थे। वो कभी उसके माथे पर ठंडी पट्टी रखते तो कभी रसोई में जाकर जड़ी बूटियों से बनी घरेलू दवाई तैयार करके लाते। अमन बचपन से ही अपने दादा के बहुत करीब रहा था। शायद इसीलिए उसकी तकलीफ श्यामलाल से देखी नहीं जा रही थी। उसकी माँ कांता भी परेशान थी। एक तरफ अमन का बुखार था तो दूसरी तरफ देवदत्त की चिंता, और ऊपर से वो खुद भी अपने तीसरे बच्चे से गर्भवती थी। तभी बाहर से एक जोर की आवाज़ आई और अगले ही पल पूरे घर की बिजली चली गई। अचानक छाए अंधेरे से 7 साल की गुड़िया, जो अब तक फर्श पर बैठकर अपने खिलौनों से खेल रही थी, वो दौड़कर सीधा अपनी माँ से जा लिपटी। कांता ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, डर मत बेटा, लगता है फिर ट्रांसफार्मर में कुछ गड़बड़ हो गई होगी। गांव में अक्सर ऐसा हो जाया करता था। मौसम थोड़ा भी खराब हो तो बिजली घंटों तक गायब रहती थी। कांता उठकर रसोई से एक लालटेन ले आई और उसे जलाकर कमरे के बीच में रख दिया। लालटेन की पीली रोशनी में कमरे की दीवारों पर बनी परछाइयां धीरे धीरे हिलने लगी। श्यामलाल ने फिर से अमन के माथे पर हाथ रखा। इस बार बुखार और तेज लग रहा था। अमन आंखें बंद किए कुछ बड़बड़ा रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ इतनी हल्की थी कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रहा है। लालटेन की रोशनी में कुछ पल तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा और फिर श्यामलाल ने धीरे से कांता की तरफ देखा और पूछा, देवदत्त का फोन आया था? कांता ने ना में सिर हिला दिया। ये सुनते ही श्यामलाल के चेहरे पर परेशानी और उभर आई और वो कहने लगा, एक तो बच्चा इतने दिन से बीमार पड़ा है, ऊपर से इस आदमी को जरा भी फिक्र नहीं है। कब का निकला था सुबह का ये? अब तक कोई खबर नहीं, कोई पता नहीं। कांता चुप रही। वो जानती थी कि श्यामलाल गुस्से में नहीं बोल रहे, वो तो अमन को लेकर परेशान थे। अमन बचपन से ही श्यामलाल के बहुत करीब था और इसकी एक वजह ये भी थी कि अमन के जन्म के सिर्फ 1 महीने पहले ही श्यामलाल ने अपनी पत्नी को खोया था। सालों तक साथ निभाने वाली पत्नी के चले जाने के बाद श्यामलाल बिल्कुल टूट से गए थे। वो अक्सर उदास रहते, लेकिन फिर अमन पैदा हुआ
और धीरे धीरे उस नन्हे से बच्चे ने श्यामलाल की ज़िंदगी में फिर से रोशनी भर दी। उसने अमन को सिर्फ अपने पोते की तरह नहीं बल्कि अपनी बची हुई दुनिया की तरह पाला था। शायद इसीलिए आज उसकी तकलीफ श्यामलाल से देखी नहीं जा रही थी। वो बार बार अमन का माथा छूकर बुखार देखते, कभी उसके सिरहाने बैठ जाते तो कभी उठकर कमरे में इधर उधर चक्कर लगाने लगते। अमन की हालत देखकर उनका मन और बेचैन होता जा रहा था और ऊपर से देवदत्त का अब तक घर न लौटना उनकी चिंता को और बढ़ा रहा था। उन्होंने गहरी सांस भरी और धीरे से अमन के बाल सहलाने लगे और कहने लगे, बस बेटा थोड़ा सा और, सुबह होते ही देखो ना डॉक्टर के पास ले जाएंगे हम। लेकिन अमन की हालत देखकर लग नहीं रहा था कि सुबह तक इंतज़ार करना आसान होगा। कुछ देर बाद कांता रसोई से गर्म पानी लेकर आई। उसने कपड़ा भिगोकर अमन के माथे पर रखा, लेकिन बुखार में कोई खास फर्क नहीं पड़ा। ये तो और गर्म जैसा लग रहा है, कांता ने परेशान होते हुए पूछा। श्यामलाल ने भी अमन का माथा छुआ तो बुखार वाकई पहले से ज़्यादा था। अमन ने धीरे से आंखें खोली और कहा, दादा। श्यामलाल ने कहा, हाँ बेटा बोल। अमन ने कहा, दादा पानी पीना है। श्यामलाल ने तुरंत लोटा उठाया और उसे पानी पिलाया, लेकिन 2 घूंट पीते ही अमन ने मुंह फेर लिया। उसकी हालत देखकर कांता की चिंता और बढ़ गई। एक तरफ अमन की तबीयत बिगड़ रही थी और दूसरी तरफ देवदत्त का अब तक कोई पता नहीं था। तभी छत से कुछ घिसटने की आवाज़ जैसी आई। सबका ध्यान एक पल के लिए ऊपर चला गया। आवाज़ ज़्यादा तेज़ नहीं थी, पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी चीज़ धीरे धीरे स्लेट की छत पर सरक रही हो। कुछ सेकंड तक आवाज़ आती रही और फिर अचानक आना बंद हो गई। कांता ने ऊपर देखते हुए कहा, लगता है हवा से कोई डाली टूटकर गिर गई होगी। श्यामलाल ने भी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। पहाड़ों में तेज़ हवा और ख़राब मौसम के दौरान ऐसी आवाज़ें अक्सर सुनाई दे जाती थी। लेकिन अमन, उसने आंखें खोलकर एक पल के लिए छत की तरफ देखा और बिना कुछ कहे दोबारा कंबल में सिमट गया। ये पहली बार नहीं था। पिछले कुछ दिनों से अमन का व्यवहार कुछ बदला बदला सा लग रहा था। कभी वो नींद में ही कुछ बड़बड़ाने लगता तो कभी अचानक उठकर कमरे के किसी कोने की तरफ देखने लगता। एक दिन तो उसने श्यामलाल से ये तक कहा था कि रात को उसे घर के बाहर किसी के चलने की आवाज़ें सुनाई देती है, लेकिन जब दरवाज़ा खोलकर देखा जाता तो बाहर कोई नहीं होता। पहले सबने सोचा कि शायद तेज़ बुखार की वजह से वो ऐसी बातें कर रहा है, लेकिन जब ये सिलसिला बार बार होने लगा तो कांता ने परेशान होकर गांव के एक पंडित को बुलाया। पंडित ने कुछ मंत्र पढ़े, अमन को विभूति दी और उसके हाथ में मौली बांध दी। उसका कहना था कि शायद किसी की बुरी नज़र का असर है, लेकिन उन सब के बाद भी अमन को वो अजीब चीज़ें महसूस होने की शिकायतें कभी बंद नहीं हुई। कभी उसे आहट सुनाई देती, कभी किसी के बुलाने जैसी आवाज़ें, और आज छत पर हुई उस आवाज़ के बाद उसका इस तरह चुप हो जाना और डर के कंबल में सिमट जाना न जाने क्यों श्यामलाल को अच्छा नहीं लगा। श्यामलाल कुछ देर तक अमन को देखते रहे, फिर उन्होंने धीरे से उसके माथे पर रखी पट्टी बदल दी। बुखार अब भी कम होने का नाम नहीं ले रहा था। कांता ने लालटेन की रोशनी में दीवार पर टंगी घड़ी की तरफ देखा। रात काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन देवदत्त का अब भी कोई पता नहीं था। बाहर मौसम अब पहले से काफ़ी ख़राब हो चुका था। तेज़ हवा के साथ बर्फ़ भी पड़नी शुरू हो गई थी।
कभी कभी हवा के झोंके इतने तेज आते कि घर की पुरानी खिड़कियां हल्की सी कांप उठती। गुड़िया भी अपनी माँ की गोद में सो चुकी थी। कांता ने उसे उठाकर उसके बिस्तर पर सुला दिया। अमन का माथा बुखार से अब भी तप रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके हाथ और पैर बर्फ की तरह ठंडे पड़ते जा रहे थे। श्यामलाल ने उसके पैर अपनी दोनों हथेलियों में लेकर रगड़े और फिर उन्हें कंबल के अंदर ढक दिया। इस बात से श्यामलाल की बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। तभी बाहर से एक बहुत तेज धमाके जैसी आवाज आई। आवाज इतनी अचानक थी कि कांता बुरी तरह चौंक गई। अमन भी झटके से उठ गया। दूसरे कमरे में सो रही गुड़िया भी घबरा कर रोती हुई बाहर आ गई और सीधा अपनी माँ से जा चिपकी। कुछ पलों के लिए किसी को समझ नहीं आया कि ये हुआ क्या। बाहर हवा अब भी जोर जोर से चल रही थी। शायद किसी पेड़ की बड़ी डाली टूटकर गिर गई थी या फिर कुछ और। कोई भी पक्का नहीं कह सकता था कि ये क्या हुआ है। थोड़ी देर बाद सब कुछ फिर से शांत हो गया। बस हवा की आवाज और छत पर पड़ती बर्फ की हल्की थप थप सुनाई दे रही थी। और तभी बाहर आंगन की तरफ से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई बर्फ पर चलते हुए घर की तरफ बढ़ रहा है। श्यामलाल और कांता दोनों की नजर दरवाजे पर टिक गई और अगले ही पल दरवाजे पर दस्तक हुई। इस बार किसी ने घबराहट में दरवाजा नहीं खोला। सब एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। फिर कांता धीरे से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने देवदत्त खड़ा था। उसके कपड़े बुरी तरह भीगे हुए थे। बालों पर जमी बर्फ धीरे धीरे पिघल रही थी। ठंड की वजह से उसका चेहरा बिल्कुल लाल पड़ चुका था और आंखें भी सर्दी और तेज हवा के कारण सुर्ख लाल नजर आ रही थी। जूतों और पैजामे पर कीचड़ लगा हुआ था और गीली मिट्टी के निशान दरवाजे से लेके अंदर तक साफ नजर आ रहे थे। उसके साथ गीली मिट्टी की एक तेज गंध भी अंदर आ गई। किधर रह गए थे आप? कांता के मुंह से सबसे पहले यही निकला, लेकिन देवदत्त ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो सीधा अमन के बिस्तर की तरफ बढ़ गया। उसने झुककर अमन के माथे पर हाथ रखा। उसकी भवें हल्की सी सिकुड़ गई। इसका तो बुखार बहुत तेज हो गया। श्यामलाल भी तुरंत उसके पास आ गया। सुबह से तेरा कोई फोन नहीं है, कोई खबर नहीं है। हम लोग कब से परेशान बैठे हैं। होश है कुछ कि क्या टाइम हो रहा है? एक बार बता तो देता कि कहाँ है। श्यामलाल ने उसे गुस्से में कहा। देवदत्त कुछ पल चुप रहा और फिर बोला, रास्ते बंद हो गए थे, गाड़ी भी खराब हो गई थी, इसलिए इतनी देर हो गई मेरे को। कांता ने और कुछ पूछना ठीक नहीं समझा। उस वक्त सबसे जरूरी अमन था। देवदत्त ने फिर से अमन का माथा छुआ और इस बार उसने सीधा श्यामलाल की तरफ देखते हुए कहा, इसे अभी डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकते। यह कहकर देवदत्त ने अमन को धीरे से अपनी पीठ पर उठा लिया। कांता जल्दी से अंदर गई और अपनी मोटी ऊनी शॉल ले आई। उसने अमन को अच्छी तरह से उस शॉल में लपेट दिया ताकि ठंड उस तक न पहुंच सके। उधर श्यामलाल भी उठ खड़े हुए। उन्होंने कोने में रखी अपनी लाठी उठाई और जूते पहनने लगे, लेकिन तभी देवदत्त ने उन्हें रोक दिया और कहा, पिताजी आप घर पर ही रुको, इस मौसम में पैदल ही जाना पड़ेगा मेरे को, रास्ते भी ठीक नहीं है। मैं सुबह तक लेकर आ जाऊंगा अमन को। यहाँ कांता और गुड़िया भी अकेली है, आप इनके पास ही रुको। श्यामलाल कुछ पल चुप रहे। उनका मन अमन को इस हालत में कहीं अकेले भेजने को तैयार नहीं था, लेकिन देवदत्त की बात भी गलत नहीं थी। बाहर मौसम लगातार खराब होता जा रहा था। आखिरकार उन्होंने धीरे से सिर हिला दिया। कांता ने अमन के माथे को चूमा
और अगले ही पल देवदत्त उसे लेकर घर से बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद होते ही घर के अंदर एक अजीब सा खालीपन फैल गया। उस रात श्यामलाल की आंखों में नींद का नाम तक नहीं था। वो कभी खिड़की के पास जाकर बाहर देखते, कभी आंगन में निकल जाते और कभी चुपचाप बैठे भगवान से अमन के ठीक हो जाने की प्रार्थना करते रहते। कांता का भी बुरा हाल था। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख लेती। हर आहट पर उसे लगता शायद देवदत्त और अमन लौट आए हैं। लेकिन रात किसी तरह कट गई और सुबह हुई। तूफान थम तो गया था, लेकिन उसके निशान हर तरफ बिखरे पड़े थे। कई जगह पेड़ गिरे थे, बिजली अब भी गायब थी, उनमें सिग्नल नहीं आ रहे थे और इसी वजह से देवदत्त से भी कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। श्यामलाल सुबह से ही बेचैन थे। कभी आंगन में चक्कर लगाते तो कभी रास्ते की तरफ देखते। समय धीरे धीरे बीत रहा था और फिर करीब 11 बजे उन्हें दूर रास्ते पर एक गाड़ी आती हुई नजर आई। गाड़ी को देखते ही श्यामलाल की जान में जान आई। देवदत्त आ गया, उन्होंने राहत की सांस लेते हुए कहा। गाड़ी आंगन के बाहर आकर रुक गई। देवदत्त नीचे उतरा और घर की तरफ बढ़ने लगा। उसे देखते ही कांता लगभग दौड़ती हुई उसके पास पहुंच गई। अमन कैसा है? डॉक्टर ने क्या बोला उसको? ठीक तो है ना वो? देवदत्त रुक गया। उसके चेहरे पर उलझन साफ नजर आ रही थी। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? ये बोल के कांता उसे देखने लगी। फिर घबराहट भरी आवाज में बोली, अमन कहाँ है? देवदत्त ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अमन? अमन तो घर पर ही होगा ना? ये सुनते ही कांता के पैरों तले जमीन खिसक गई। अब क्या बोल रहे हैं? कल रात आप ही तो उसको लेके गए थे डॉक्टर के पास। देवदत्त ने एक नजर कांता पर और फिर श्यामलाल पर डाली और कहा, मैं? कल रात? पिताजी, मैं तो कल दोपहर से ही रास्ते में फंसा हुआ था। तूफान की वजह से सड़क भी बंद हो गई, फोन की बैटरी भी खत्म हो गई। मैं पूरी रात गाड़ी में ही था। आज सुबह जब रास्ता खुला तब सीधा यहीं पे तो आया हूं। आंगन में एकदम सन्नाटा छा गया। कांता की आंखें फटी रह गई। उसने धीरे से सिर हिलाया और कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता। कल रात जो अमन को लेकर गया था उसका चेहरा बिल्कुल आपके जैसा ही था और हमारे को लगा दोनों को कि आप ही है वो। देवदत्त का चेहरा सफेद पड़ गया। पर वो मैं कैसे हो सकता हूँ? मैं तो अभी आ रहा हूँ। ये सुनते ही कांता जोर जोर से रोने लगी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। उधर श्यामलाल, वो एक शब्द तक नहीं बोल पा रहे थे। वो धीरे से आंगन के कोने में रखी पुरानी चारपाई पर बैठ गए। उनकी आंखें एक टक जमीन पर जमी हुई थी, जैसे अचानक कोई बहुत पुरानी बात उन्हें याद आ गई हो। एक ऐसी बात जिसे वो सालों पहले भूल चुके थे या शायद भूल जाना चाहते थे। कुछ देर तक ऐसे ही सन्नाटा छाया रहा। सिर्फ कांता के रोने की आवाज सुनाई दे रही थी। देवदत्त समझ नहीं पा रहा था कि अचानक सब इतने डरे हुए क्यों हैं। वो बार बार एक ही सवाल पूछ रहा था, आखिर हो क्या गया? कोई मुझे भी बताएगा कि हुआ क्या है? लेकिन श्यामलाल चुप बैठे रहे। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखों में एक अजीब सा डर था। ऐसा डर जो देवदत्त ने उनके चेहरे पर पहले कभी नहीं देखा था। कुछ पल बाद श्यामलाल ने धीरे से अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया और जोर से रोने लगे। नहीं, ये नहीं हो सकता। उनके मुंह से बस इतना ही निकला। देवदत्त उनके पास आकर बैठ गया और कहा, क्या हुआ है पिताजी?
आपको कुछ पता है ना? श्यामलाल ने धीरे से सर उठाया। उसकी आंखें नम थी। उन्होंने देवदत्त और कांता की तरफ देखा, फिर धीमी आवाज में बोले, जो हो रहा है उसकी शुरुआत आज नहीं हुई। ये कहानी बहुत पुरानी है। देवदत्त चुपचाप सुनने लगा। श्यामलाल ने गहरी सांस ली और कहा, ये उस वक्त की बात है जब मोहनलाल और तू दोनों छोटे थे। मोहनलाल सिर्फ 4 साल बड़ा था तुझसे। देवदत्त एक पल के लिए चौंक गया। मोहनलाल का नाम घर में बहुत कम लिया जाता था। वो जानता था कि मोहनलाल उसका बड़ा भाई था जो सालों पहले मर गया था। श्यामलाल ने बोलना जारी रखा। 30 साल पहले मोहनलाल अचानक बहुत बीमार पड़ गया था। गांव के हर वैद्य ने, डॉक्टर ने, सबने हार मान ली थी। उसकी हालत रोज खराब होती जा रही थी, रोज बीमार पड़ता जा रहा था। एक रात उसकी सांसें इतनी कमजोर हो गई कि मेरे को लगा कि वो सुबह तक तो नहीं बचेगा। उसका शरीर लगभग ठंडा पड़ चुका था। मैं उसे उठाकर बैठा था और मेरे को लगा कि मेरा बेटा मेरी आंखों के सामने ही दम तोड़ देगा। मैं उसे बचाने के लिए पागलों की तरह इधर उधर हर जगह मदद ढूंढ रहा था। तब मेरे को किसी ने जंगल के पार रहने वाले केशवदास के बारे में बताया। सब बोलते थे कि केशवदास एक बहुत दुर्लभ विद्या जानता था, ऐसी विद्या जिसके बारे में लोग कहते थे कि उसने कई मरते हुए लोगों को मौत के मुंह से वापस निकाला था। और गांव के लोग उसके बारे में बहुत कहानियां सुनाते थे। लोग मानते थे कि उस विद्या की मदद से वो किसी को भी ठीक कर सकता है, यहाँ तक कि मौत के करीब पहुंच चुके इंसान को भी वापस जिंदा कर सकता है। उस वक्त मेरे लिए आखिरी उम्मीद सिर्फ वही था। मैं उसी रात मोहनलाल को लेकर वहां पे निकल पड़ा। मोहनलाल का शरीर लगभग बर्फ की तरह ठंडा हो चुका था। उसकी सांसें इतनी हल्की थी कि कई बार मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये रुक ही चुकी है। मैं पूरी रात उसको लेके जंगल के रास्ते भागता रहा। बस एक ही उम्मीद थी कि शायद केशवदास मेरे बेटे को बचा लेगा। जैसे ही हम वहां पे पहुंचे, केशवदास ने उसको देखा, उसकी नब्ज देखी और फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला कि मोहनलाल तो मर चुका है। ये सुनते ही मेरी दुनिया उजड़ गई। मैं उसके पैरों में गिर गया। मैंने मदद की भीख मांगी कि केशवदास कुछ भी कर, पर मेरे बेटे को बचा ले। केशवदास कुछ देर तक चुप रहा। फिर उसने बोला कि हाँ, एक तरीका है कि इसको वापस लाया जा सकता है, लेकिन एक जान के बदले एक जान देनी पड़ती है। उस वक्त मेरे को अपने बेटे से ऊपर कुछ नहीं लग रहा था। उस वक्त मैं अपने बेटे के मुंह में इतना अंधा हो गया था कि मैंने बिना सोचे हाँ कर दी। उसके बाद केशवदास ने कुछ विधि की और सुबह होने से पहले मोहनलाल ने फिर से सांस लेना शुरू कर दिया था। मुझे लगा कि अब सब खत्म हो गया, सब अच्छा हो गया। लेकिन तब केशवदास ने मेरे को असली शर्त बताई। उसने बोला कि आज मैंने तेरे बेटे को मौत के मुंह से वापस खींचा है, लेकिन इसका कर्ज चुकाना पड़ेगा। जब तेरे खानदान में तीसरी पीढ़ी की पहली औलाद 14 साल की होगी तो उसको शैतान को सौंपना पड़ेगा खुद से। उस वक्त तो मैं चुप रहा और मैं कुछ कर भी नहीं सकता था क्योंकि मोहनलाल वापस जिंदा हो चुका था। और सच बोलूं तो उस पर मेरे को किसी बात की परवाह भी नहीं थी। मैं तो बस इसी बात से खुश था कि मेरा बेटा वापस आ गया। उसके बाद साल बीत गए, मोहनलाल भी बड़ा हो गया, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन शहर से खबर आई कि मोहनलाल का एक्सीडेंट हो गया और वो मर गया। उसके बाद मेरे को लगा कि शायद सब खत्म हो गया। मुझे लगा कि केशवदास की बातें सिर्फ अंधविश्वास थी, या फिर वो कर्ज मोहनलाल के साथ ही मिट्टी में दफन हो गया। समय बीत गया और धीरे धीरे मैं उस बात को भी भूल गया, लेकिन मैं गलत था। कर्ज कभी खत्म नहीं हुआ था, वो बस अपने वक्त आने का इंतजार कर रहा था। और कल रात वो अपना हिस्सा लेकर चला गया। क्या आप मानते हैं कि कुछ चीजें सच में मौत को भी धोखा दे सकती हैं?
और अगर किसी अपने की जान बचाने के लिए आपको ऐसा सौदा करना पड़े तो क्या आप करेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप भी अपनी कोई कहानी हम तक भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेल पर हमें अपनी कहानी ज़रूर भेजें। तो जल्द मिलते हैं एक ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे हॉन्टेड।